मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या बता दिए। सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म कहते किसको है, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। तो उसमें आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग 6 तरह से करते हैं। सबसे पहला आपको बताए थे चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा आपको बताए थे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड में आपको बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, लास्ट क्लास में आपको बताए हैं मेटामर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म और छठा जो होता है टॉटोमेरिज्म। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताने के पहले कुछ स्टूडेंट को मेटामर्स जो लास्ट क्लास में आपको बताए थे उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। वो कंफ्यूजन क्या था उसको समझिए। जैसे एक स्टूडेंट का सवाल क्या है कि सर, ध्यान से समझिएगा, ये सभी लोगों को काम आएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो किए हैं कि सर CH3O CH2 CH3 और एक दूसरा एग्जांपल लिए CH3 CH2O और ये CH3। इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। तो उनका सवाल ये था कि सर इसको मेटामर्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो मेरा जवाब क्या था कि आप बताओ इसको मेटामर्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो उनका जवाब था कि हाँ सर मेटामर्स कहेंगे। तो मेरा सवाल था कि क्यों इसको मेटामर्स कहेंगे। तो उनका कहना था कि सर आपने जो बताया कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सर दोनों का फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है, ईथर है। फिर आप बताए थे कि मेटामर्स होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड होता है उसका नेचर डिफरेंट होना चाहिए। हम बोले कि हाँ बताए थे। तो उनका कहना था कि सर यहाँ पर देखिए ईथर के लेफ्ट साइड जो है ना मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि एक कार्बन है तो मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर ईथर के लेफ्ट साइड 2 कार्बन है यानी कि इथाइल लगा हुआ है। तो दोनों डिफरेंट हुआ। हम बोले हाँ। तो फिर बोले कि सर इधर राइट साइड देखिए, यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे राइट साइड मिथाइल लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का जो अटैच्ड है उसका नेचर डिफरेंट है, तो इसको मेटामर्स कहेंगे। मेरा जवाब था कि गलत, ये मेटामर्स नहीं कहलाएगा। अगर इस तरह का एग्जाम्पल में और किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है ना, तो आप जान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे का मेटामर्स नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस कर दे रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता था कि इस तरह से भी आप लोग गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जो है ना ये आइडेंटिकल है, और ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं कि कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन आए ना कि जो आप कंपाउंड लिखे हो वो सेम है या डिफरेंट है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप उसका नोमेनक्लेचर कर लो। आप जब नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का इथेन है और ये मेथॉक्सी है, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी इथेन। और इसका नाम अगर आपसे पूछे तब ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, तो इसका नाम भी तो मिथॉक्सी इथेन ही होगा। तो जब 2 आइडेंटिकल कंपाउंड है तो उसको आप मेटामर्स कैसे कहेंगे? बोलिए, क्या सब बताए, ये सब लोग को समझ में आया? उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल का कमी नहीं है। एग्जाम्पल ऐसा आया कि CH3COOH, ठीक है, और COOCH3 और H। अब उनका फिर देखिए इसी तरह का एग्जाम्पल है, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं, और उनका सवाल है कि क्या सर ये मेटामर्स होगा। मेरा जवाब है नहीं। मेरा सवाल ये था कि आपको ये कैसे लगता है कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मेटामर्स है। तो उनका कहना था कि सर देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है ना, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड मिथाइल है, इसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, इसके राइट साइड हाइड्रोजन है, इसके राइट साइड है सो मिथाइल है। भाई इस तरह से पढ़िएगा तब तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पे सबसे पहला कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ख्यालात कि ये मेटामर्स है, समझ में आ रही बात, तो आपको अभी तक फंक्शनल ग्रुप पहचानने आया ही नहीं।
मेटामर्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। आप जो इस तरह से बता दिए कि ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये गलत हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है सो ईस्टर है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये बहुत छोटा छोटा बात है। चलिए, दिमाग में आया, कंफ्यूजन था, आप पूछ लिए, अच्छा किए। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए कि आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए तो आना ही चाहिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है सो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है सो ईस्टर है। तो ये तो कभी मेटामर्स होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे, जो कि आज हम लोग सीखेंगे। बात सबको समझ में आया? चलिए, एक और एग्जाम्पल था, इसमें आपको हम बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि एक एग्जाम्पल आपको हम लोग लिए थे CH3 CO CH2 CH2 CH3। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए थे CH3 CH2 CO CH2 और CH3। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें आपको हम बताए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको पोजिशनल आइसोमर्स बताते हैं। क्यों पोजिशनल आइसोमर्स बताते हैं? तो उनका कहना है कि सर नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे कीटोन आ रहा है और यहाँ पर नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ पर तीसरा कार्बन पे कीटोन आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ, तो इसको क्यों नहीं पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे? तो फिर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जाकर के दोबारा देखिए। आपको जब मेटामर्स हम बता रहे थे तो वहां पर नोट करके लिखाए हैं, और ये बार बार मेरा स्टेटमेंट था कि कभी भी मेटामर्स की जब बात आती है तो वहां पे पोजिशनल आइसोमर्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, देख लीजिए। आप इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसको अगर फर्स्ट कहें, इसको सेकेंड कहें और इसको थर्ड कहें, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे अब देखिए, यहां पे क्या हुआ, हम आपको क्या बताए थे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। इसके लेफ्ट साइड है सो मिथाइल है, इसके लेफ्ट साइड है सो इथाइल है, तो डिफरेंट हो गया। इसके राइट साइड है सो नॉर्मल प्रोपाइल है और इसके राइट साइड है सो इथाइल है, तो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप आपका सेम, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर डिफरेंट है, तो फर्स्ट और सेकेंड है सो एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो सेकेंड और थर्ड में देखिए क्या है, यहां पर दो कार्बन, मतलब इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर दो कार्बन इथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है। तो सेकेंड और थर्ड का भी बात अगर करें तो सेकेंड और थर्ड भी है सो मेटामर्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो यहां पर देखिए, इधर आपका एक मिथाइल, इधर भी एक मिथाइल, तो सबसे पहले तो ये मेटामर्स होगा ही नहीं। आपको बताए थे कि कम से कम दोनों तरफ है सो अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्राइवैलेंट में आपको ये बताए हुए, टर्शियरी एमीन का जो एग्जांपल दिए थे कि अगर तीसरा जो है अल्काइल ग्रुप उसका नेचर डिफरेंट नहीं भी है तब भी वो मेटामर्स कहलाएगा। यानी कि कम से कम दो अल्काइल ग्रुप का नेचर तो डिफरेंट होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन, तो यहाँ पर देखिए कि कितने कार्बन का चेन हो गया, 5 कार्बन का चेन हो गया, और यहां पर कितने कार्बन का चेन हो गया, 4 कार्बन का चेन हो गया, तो इसको चेन आइसोमर्स कहेंगे। अब यहाँ पे बात ये आता है, कल हम ये बात बताए थे कि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात? तो जहां पे कंट्रोवर्सी होता है ना, तो बुक वाला स्मार्ट तरीके से बाहर निकल जाता है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर आपको लगता है कि मेटामर्स है तो हम लोग इसको मेटामर्स भी मान लेंगे, अगर आपको लगता है पोजिशनल आइसोमर्स तो इसको पोजिशनल आइसोमर्स कह देंगे। मेरा सवाल ये था कि जब आप आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं
और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे आप बता रहे हैं कि चेन आइसोमर्स होगा, पोजिशनल आइसोमर्स होगा, रिंग चेन आइसोमर्स होगा, मेटामर्स होगा, फंक्शनल आइसोमर्स होगा, टॉटोमर्स होगा। तो फिर दो कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर्स भी हो जाएगा और मेटामर्स भी हो जाएगा, ये कैसे? आप सोचिए इस बात पे। और एक बात और हम कल बोले थे कि अगर आपको मेरा बात ऑथेंटिक लगता है, मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, इसमें तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लॉजिक आपको दिए कि कभी भी दो कंपाउंड दो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल होगा, अगर मेटामर्स है तो मेटामर्स होगा, अगर पोजिशनल है तो सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पोजिशनल भी हो जाएगा मेटामर्स भी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चेन आइसोमर्स भी हो जाए और मेटामर्स भी हो जाए। बात सबको समझ में आ रही? अब ये आप लोग पे छोड़ दिए कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, इसमें भी आपको फिर से डिस्कस कर देते हैं कि इसको मेटामर्स क्यों कहते हैं। सबसे पहला कि इस तरह का एग्जाम्पल आपको मेटामर्स में जनरली नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? तो ये जो हम लोग लिखने का जो तरीका है, सॉलिड वेज स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सॉलिड वेज बोलते हैं, इसको ब्रोकन वेज बोलते हैं, जो डॉटेड लाइन से लिखा हुआ रहता है। इसके बारे में आपको कल भी बताए थे, पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे। सॉलिड वेज का मतलब क्या हुआ ना कि जिस प्लेन में आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वह कंपाउंड इस प्लेन के एबव है, यानी कि ये बाहर की ओर निकला हुआ है। जबकि ब्रोकन वेज में अगर ये लिखा हुआ है तो जिस प्लेन में ये स्ट्रक्चर है उस प्लेन के बिलो है। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे बात आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो जनरली आपका स्ट्रक्चरल में स्टीरियो का एग्जाम्पल नहीं आता है, एक बात हो गया। दूसरा बात आपको ये बताए कि यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह का एग्जाम्पल देने के पीछे मकसद ये रहता है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है, सो दोनों का क्या हो गया, सेम है। नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों का सेम है। अब इसके लेफ्ट साइड देखिए, तो इसके लेफ्ट साइड फिनाइल रिंग के साथ ये आपका क्या लगा हुआ है, CH2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है बेंजाइल लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए फेनाइल के साथ ये मिथाइल लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉल्विन। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों तरफ है, सो लेफ्ट साइड डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। अब आते हैं राइट साइड। राइट साइड में क्या है कि एक फिनाइल रिंग है, यहाँ पर भी एक फिनाइल रिंग है, दो मिथाइल यहां पर भी है और दो मिथाइल यहां पर भी है। अब ये एबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यहां पर जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि तीसरा और पांचवा कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, जबकि यहां पर आपका तीसरा और चौथा कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। बात को समझ रहे हैं आप? यहां पर है सो तीसरा और पांचवा कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, जबकि यहां पर है सो तीसरा और चौथा कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में आ गया और ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया। इसको कभी भी आप सेम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बताए थे कि ये मेटामर्स होगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन अगर हम यहां पर इसको उठा करके यहां पर दे देते, ठीक है, और तब आपसे पूछते कि अच्छा बताइए कि ये मेटामर्स होगा या नहीं होगा, तो ये मेटामर्स नहीं होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन वहां पे कोई मायने नहीं रखता है। स्ट्रक्चर तो सेम हो गया ना, सिर्फ है सो एक है सो एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन हो जाएगा, तो उसको हम लोग मेटामर्स नहीं कहेंगे। चलिए, तो अब किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे किसको? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझिए कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। एंड इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा।
अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें क्या बताया गया कि मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स में आपको क्या बताया जा रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, आइसोमर्स होने के लिए मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो वहां पे पोजिशनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। आप नेग्लेक्ट कीजिए या ना कीजिए, ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पोजिशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, चेन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। उसके बावजूद भी आप एक नोट करके लिख लीजिए कि इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर एंड पोजिशनल आइसोमर्स आर नेग्लेक्टेड। इसको याद रखिएगा, मत याद रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आपका देखने का नजरिया से ठीक होना चाहिए। यहां पे आपको सिर्फ हम इतना ही बता रहे हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पोजिशनल के बारे में सोचेंगे तो वहां पे मोलिकुलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म का जब बात करेंगे तो वहां पर भी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो रहा है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है अल्कोहल्स एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर है सो आपका फंक्शनल आइसोमर्स है। एग्जांपल से देखिए, एक कंपाउंड ये लिखिए, एक कंपाउंड ये लिखिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं। अब देखिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला, यहाँ पर 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात? तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है तो ये अल्कोहल है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है तो ईथर है, तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड है सो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। क्यों फंक्शनल आइसोमर्स हुआ? ये सबको समझ में आया। मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। एक बात और बताए थे कि कभी भी कोई भी कंपाउंड है और कभी भी उसका कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा बताओ इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो आपको क्या बताए थे? जनरल फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे। जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे आपको कहा गया कि ईथर का, ठीक है, आप जनरल फार्मूला बताइए, तो एक छोटा कंपाउंड आप ले लीजिए। अब यहाँ पे कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। ये आप लिख दिए। अब इसको जनरलाइज कीजिए। तो जनरलाइज में आपको क्या बताए थे कि जनरल जो फार्मूला का फॉर्मेट होता है CnH2n + -X। अब इसको जब जनरलाइज करेंगे तो Cn, ठीक है, H2n। अब देखिए कि 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 और यहाँ पर है 6। कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो +2, 1 ऑक्सीजन है, तो ये लिख दिए। अब यही आपका है सो ईथर का जनरल फार्मूला निकल गया और यही है सो अल्कोहल का जनरल फार्मूला निकल गया। और ईथर होने के लिए कम से कम आपका 2 कार्बन होना जरूरी है। तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं बगल में कि ये CnH2n + 2O जो है अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला है। बट ईथर ये तभी होगा जब n का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगा। यानी कि ये जो जनरल फार्मूला है अल्कोहल का भी देता है और ईथर का भी देता है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, थायो अल्कोहल्स एंड थायो ईथर। जैसे यहां पर एक कंपाउंड लिख दिए और एक ये दूसरा कंपाउंड लिख दिए। अब आपसे पूछें कि अच्छा इसमें बताइए कि क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थायो अल्कोहल, इसको फर्स्ट कह रहे, इसको सेकेंड कह रहे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थायो अल्कोहल और इसको पढ़ेंगे थायो ईथर। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पे थायो अल्कोहल है, यहाँ पे थायो ईथर है, तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपाउंड ये लिख दिया और एक कंपाउंड ये लिख दिया। इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है,
तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है, और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताए थे कि कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी देखिए 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हुआ बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है, तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, फिर से समझिए, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसी को इस तरह से अगर हम लिख दें, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर 3 कार्बन हो गया, 2 1 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए इसी मोलिकुलर फार्मूला से एक स्ट्रक्चर और लिख दिए और इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको भी हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब फिर वही सब देखिए, ये सब इसलिए लिखा देते हैं कि फिर कभी भी आप दोबारा कंफ्यूज ना हो, या कोई टीचर अगर आपसे पूछ दे तो बच्चे को तो दिमाग में यही बताया जाता है कि अल्डिहाइड और कीटोन है सो जी फंक्शनल आइसोमर्स है, बुक में भी आपको यही मिल गया। अब कोई टीचर आपके साथ शरारत कर दिए, क्लास में खड़ा करके पूछ दिए कि अच्छा बताओ ये है सो फंक्शनल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, बच्चे बोलेंगे नहीं होगा, नहीं, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है। आप देखिए ना, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है सो अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप है सो डिफरेंट हो गया, तो इसको तो फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरली होता क्या है ना कि जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी को बताया जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए आपको हम अलग से लिख दिए। अगर किन्हीं को कॉपी में नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये भी है सो आपका फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो अल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ ये भी आपका क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। फिर आपको क्या बताया कि कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। अच्छा, रिलेशन क्या हो गया, 2 गुना का, तो जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2nO, और ये 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला हो गया। और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि जैसे ही आप बोलिएगा ना कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला है कीटोन का है, तो कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए कंडीशन लगाया जाता है। अल्डिहाइड के लिए तो आप 1 कार्बन से भी आप अल्डिहाइड लिख सकते हैं, लेकिन कीटोन लिखेंगे क्या, नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे दोनों को देखना है, अल्डिहाइड को भी देखना है, कीटोन को भी देखना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला एक अल्डिहाइड का हो गया और एक है सो कीटोन का हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, ये दोनों भी है सो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइनाइड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइनाइड है, और यहाँ पर क्या हो गया, आइसोसाइनाइड है, CN साइनाइड, या इसी को नाइट्राइल कहते हैं, और यहाँ पे NC आ गया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। इसको अगर फर्स्ट कहें, इसको सेकेंड कहें, तो दोनों का देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। ये आपका साइनाइड है, ये है सो आइसोसाइनाइड है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 6 में, एमाइड है और ऑक्जाइम है। एमाइड तो सब लोग जानते हैं, CONH2 याद रख लेते हैं, लेकिन ऑक्जाइम है सो भूल जाते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम लोग ऑक्जाइम कहते हैं, ठीक है। अब इसको फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें, दोनों का देख लीजिए मोलिकुलर फार्मूला आपका सेम है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 3 2 5 हाइड्रोजन है, इसमें 3 और 1 4 1 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है तो इसमें भी 1 नाइट्रोजन।
तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम, बट ये क्या है, ये एमाइड है और ये क्या है, ये ऑक्जाइम है। तो हम लोग कहेंगे कि एमाइड और ऑक्जाइम जो है वो क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आप लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। नोट कर लीजिए इसको। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं 7 में। 7 में क्या कह रहा है, अल्काइंस और अल्काडाइंस। अब देखिए समझिए, अल्काइंस है यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे अल्काडाइंस है, अल्काडाइंस का मतलब डाई, डाई का मतलब दो, ई का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि 2 बार डबल बॉन्ड होगा। अब जैसे एक कंपाउंड देखिए ये लिख दिए, एक दूसरा ये लिख दिया और ये तीसरा ये लिख दिया। इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं, इसको थर्ड कह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी अल्काइंस है, ये भी अल्काइंस है, तो इसको तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग बताइए, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का या कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। नहीं, यहाँ पे पहला कार्बन के साथ है और यहाँ पे दूसरा कार्बन के साथ है, तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड कैसा आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ये अल्काइंस आ गया और ये अल्काडाइंस आ गया, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक उसी तरह से सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो ये अल्काइन है और ये अल्काडाइन है, तो सेकेंड और थर्ड भी है, सो क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड का फंक्शनल आइसोमर्स है। तो इसको नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड क्या है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, किसका, थर्ड का। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। यहां पे क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री, इसको क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी। कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, याद है ना, नोमेनक्लेचर में ये सब बता चुके हैं। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी एमीन्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक एमीन लिख दिए, एक दूसरा लिख दिया और ये तीसरा लिख दिया। आप बताइए कि ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन। कैसे पता चला, तो 2 तरह से डिसाइड करने के लिए आपको बताए थे कि अगर आपका NH2 है तो प्राइमरी एमीन, NH है तो सेकेंडरी एमीन और N है तो टर्शियरी एमीन। या दूसरा मेथड आपको बताए थे कि एमीन के साथ कितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी और 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी। यहाँ पर क्या है, एमीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको प्राइमरी एमीन कहेंगे, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे, और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसको टर्शियरी एमीन कहेंगे। यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कहता क्या है कि अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, ध्यान से समझिएगा, अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन भी है सो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये तो पहला बात हो गया कि तीनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन, तो फंक्शनल आइसोमर्स का। सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन, तो फंक्शनल आइसोमर्स का। फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन, तो फंक्शनल आइसोमर्स का। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन तो है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं है तो उसको हम लोग आइसोमर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए मोलिकुलर फार्मूला सेम होना जरूरी है। तो उसको एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स विथ सेम मोलिकुलर फार्मूला। अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। ठीक उसी तरह से एमाइड में अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्शियरी एमाइड भी है सो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होगा। तो अब यहां पर देखिए
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइड। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा। अब इसको देखिए, CONH2 ये प्राइमरी एमाइड हो गया, CONH सेकेंडरी एमाइड हो गया, CON ये आपका है सो टर्शियरी एमाइड हो गया। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकेंड कह रहे हैं, इसको थर्ड कह रहे हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी एमाइड है और मोलेकुलर फार्मूला आपका सेम है, तो क्या कहलाएगा? एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। जिस तरह से एमीन में आपको बताया कि अगर मोलेकुलर फार्मूला सेम है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स है सो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है, उसी तरह से इसमें भी हो गया कि अगर मोलेकुलर फार्मूला सेम है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइड जो है वो आपका क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। सल्फोनेट एसिड और सल्फोनेट ईस्टर ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। अब सल्फोनेट एसिड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए OH लग गया, तो ये सल्फोनेट एसिड हो जाएगा। और इस H को हटा करके यहाँ से CH3 ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? सल्फोनेट ईस्टर। क्या कहलाएगा? सल्फोनेट ईस्टर। इसको फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें तो ये आपका है सो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। और यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। ये सल्फोनेट एसिड है और ये सल्फोनेट ईस्टर है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर कह रहा है क्या? 11 में एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफैटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल डायरेक्टली है सो बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अब अगर इसको मिथाइल को हटा देना तो ये देखिए इसको पढ़ते हैं फेनॉल, और ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? तो 1,2,2 मिथाइल फेनॉल आप कह सकते हैं। अब इसी को एक दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दिया और तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर देखिए क्या है, ये अल्कोहल जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। नोमेनक्लेचर अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता हो गया। इसका नाम क्या होता है? किन्हीं को याद है? इसका नाम क्या बताए थे नोमेनक्लेचर में? एनिसोल। इसका नाम क्या बताए थे? एनिसोल। ये मेथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफैटिक अल्कोहल है सो आपका फंक्शनल आइसोमर्स होगा। यहां पर देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में अल्कोहल है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। यहां पर सेकेंड और थर्ड ये भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा, और फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए तो अल्कोहल है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसे कर सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है ये एरोमेटिक अल्कोहल है, जबकि ये एलिफैटिक अल्कोहल है तो अल्कोहल। ठीक है, आपकी बात मान लिए, लेकिन ये दोनों अल्कोहल है सो डिफरेंट है, तो ये भी है सो आपका फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो अब मेरे ख्याल से किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक दूसरे का क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक दूसरे का क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12, नाइट्रो अल्केन्स एंड अल्काइल नाइट्राइड्स। अब यहां पर देखिए एक कंपाउंड ले लिए, ये नाइट्रो ग्रुप है तो इसको हम लोग नाइट्रो अल्केन कहेंगे। अब यहां पर एक ग्रुप लिए, इसको हम लोग नाइट्राइड्स कहते हैं। अब दोनों का देखिए मोलेकुलर फार्मूला सेम, 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन,
दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, जबकि यहाँ पर है सो नाइट्राइट है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है और जिस तरह का होता है, जहां जहां भी कंफ्यूजन होता है, आपको करीब करीब कोशिश किए हैं कि सारा बता दें, ताकि आपको आगे मतलब दिक्कत किसी भी तरह का नहीं हो। नेक्स्ट क्लास जो है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो टॉटोमेरिज्म होता है। तो अगला जो क्लास है वो टॉटोमेरिज्म का होगा, और टॉटोमेरिज्म एक क्लास में खत्म नहीं होगा, कम से कम इसको हम लोग 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉटोमर्स देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चंस जो जनरली स्ट्रक्चरल से आता है तो वो टॉटोमेरिज्म से ही आता है। तो क्लास है सो किसी भी कीमत पे छोड़िएगा नहीं। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।